हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है 2800 क्वेश्चनों की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हम 5 पार्ट देख चुके थे। ये पार्ट नंबर 6 होगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इससे पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत राम शरण शर्मा की बुक से और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री। तो 5 पार्ट के जरिए लगभग हमने 425 क्वेश्चन देख लिए। तो अब चलते हैं। तो ये आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह, या फिर 1857 की क्रांति देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और एक बात और बता दूं, इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक से प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से 2200 क्वेश्चनों का निचोड़ प्रोवाइड करा रखा है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वो लिंक मिल जाएगा आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो आप वहाँ जाके इन 2200 क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। एकदम डीप लेवल में पढ़ाया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जहाँ से 1857 की क्रांति से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो जो मैं बोलूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजी या फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस टाइम पॉम्पस्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पॉम्पस्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। कई बार पूछा ये। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पॉम्पस्टन। और पहले जो ये वर्ड है ना 1857 की क्रांति, इसी को यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। तो ये 10 मई को हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी। तो ये मेरठ ज़िले से हुई थी। याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ से हुई थी तो ये मेरठ को हुई थी। मेरठ ज़िले से स्टार्ट हुई थी 10 मई को। अगर ये पूछे हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो कई बार ये पूछ लेता कि हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी अम्बाड़ा से। ठीक फ्रेंड्स, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ऑल इंडिया लेवल पर। अगर हरियाणा में पूछे तो ये सबसे पहले हुई थी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट 10 मई को। कई बार पूछा है। और कई बार ये पूछ लेता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये था कमल और चपाती, और कई जगह ये रोटी भी लिखा मिलेगा आपको। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल या फिर चपाती, या फिर कई जगह ये आपको रोटी लिखा मिलेगा। और कई बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था। तो ये दिया था मंगल पांडे ने। अब पूछते हैं मंगल पांडे कौन था। तो ये 34वीं एनफील्ड राइफल का एक सिपाही था। और कई बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेज हमको कई पार्टों में डिवाइड करना चाहते थे। और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उन्होंने जो हमारा धर्म था उसको टारगेट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। इतनी बात याद रखना। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण क्या था। तो चर्बी वाले जो कारतूस थे, ठीक फ्रेंड्स, चर्बी वाले कारतूस के ऊपर जो खोल होता था तो वो उस खोल में गाय की चर्बी और सूअर का मांस चढ़ा रखा था। और उसको खोलने के लिए मुंह से उसे पहले चबाना पड़ता था। तो इन विद्रोहियों को पता लग गया था, ठीक फ्रेंड्स, कि इसमें गाय का मांस और सूअर की चर्बी चढ़ा रखी है कारतूसों में। तो वो हमारी मतलब अंग्रेज हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर हमको आपस में लड़वाने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। याद रखना। और कई बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में जो ये राइफल वगैरह यूज हुई थी तो ये बनती कहाँ थी। तो ये बनती थी कोलकाता में। ठीक है ना, कैसे कोलकाता। याद रख लेना। ये जो एनफील्ड राइफल वगैरह थी ये 1856 में शामिल की गई थी। कहाँ पर। तो ये आर्मी वालों को सौंपी गई थी 1856 में। और ये बनती कहाँ थी। तो ये बनती थी कोलकाता में। इतनी बात याद रखना। आप चलते हैं थोड़ा और डीप में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वो था मतलब ये जो इंडिया वालों ने विद्रोह किया था। तो इनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि इनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। और क्या कहते हैं, इनको कोई सही दिशा में ले जाने वाला नहीं था। तो ये सारे इकट्ठा होकर इधर उधर भटक रहे थे। तो ये सारे इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में बैठा होता है एक 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति बहादुर शाह जफर। ये उसी को नालायक को ये नेता घोषित कर देते हैं कि तुम ही इंडिया के बादशाह हो और तुम ही हमारे राजा वगैरह हो। अब जो तुम कहोगे तो वही हम करेंगे, तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो। एक 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति, उसी को ये राजा घोषित कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है।
और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। ये कई बार पूछा है, याद रख लेना। और पूछा जाता है बिहार से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कमर सिंह ने, ठीक है ना, कमर सिंह ने। और क्या कहते हैं, दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। और हैदर रजा, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को इन्होंने नेता घोषित कर दिया था। हैदर रजा भी वगैरह भी था, उसने नेतृत्व वगैरह किया था। और पूछा जाता कानपुर से किसने किया था, तो ये किया था तात्या टोपे ने। और नाना साहब का ये मतलब चीफ इन कमांडर भी था। और कई बार ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो लियाकत अली का नाम याद रखेंगे। और फैजाबाद फैजाबाद से किसने किया था, तो मौलवी महमदुल्लाह, ठीक है से याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात जानकारी याद रखना। और बाकी जो कुछ याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कल रात को मैंने एक बायोलॉजी की 130 प्लस क्वेश्चन करा के डालने हैं एनसीईआरटी के। तो बायोलॉजी की छठा पार्ट अपलोड हो गया, अगर किसी ने वो ना देखा हो तो बायोलॉजी एमसीक्यू से नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और बाकी मैं बाद में भी बताऊँगा। और ये क्वेश्चन याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सीडी का आज भी ये फालतू क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं, अभी बताता हूँ। देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़कर सुनाया था, तो इलाहाबाद में। और कब पढ़कर सुनाया था, तो ये 1858 में, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम, याद रखेंगे। तो देखिए सिपाही, ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो ये बता दिया लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है, सब कुछ बता दिया है। थोड़ा कुछ रह गया तो वो मैं कहानी के माध्यम से आपको आगे बताऊंगा। तो 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये बता दिया लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 430 नंबर देखिए, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में ऐसे कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था, तो बताइए कौन सा उपाय अंग्रेजों ने नहीं अपनाया था। तो ये यहाँ पर देखिए मुक्त व्यापार नीति। अंग्रेज ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि हमको मुक्त व्यापार करने की नीति बना रहे हो, ठीक है। तो मुक्त व्यापार की नीति इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बता रहा है कि मुक्त व्यापार नीति नहीं अपनाई थी, मतलब भारत का आर्थिक शोषण करने के रूप में। बाकी हमें बताना था कौन सा तरीका नहीं अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो अपनाए गए थे ये देख लीजिए, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद और उत्पादित करने के लिए बाध्य किया गया था। ये भी सही है, मतलब अच्छा से अच्छा माल मतलब प्रोडक्ट करो, मतलब बनाओ, और उनको लो कीमत पर हमको बेच बेच दो। इसी वजह से इनको बाध्य किया जा रहा था। आगे देखिए, जहाँ तक संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, तो ये सही है। मुक्त व्यापार नीति ये अपनाने के लिए अंग्रेज हमको मुक्त व्यापार करने की नीति, इन्होंने कभी हमको ढंग से व्यापार करने ही नहीं दिया। आगे चलिए देखिए मंगल पांडे, ठीक है ना, मंगल पांडे के बारे में बता दिया है। ये 34वीं एनफील्ड राइफल में मतलब एक सिपाही थे, और ये राइफल 1856 में शामिल की गई थी। और कहाँ बनती थी ये, गौरव क्या कलकत्ता में बनती थी। आगे देखिए, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली, मतलब एक सिपाही से इन्होंने बताया था कि जो एनफील्ड राइफल है तो उसमें जो कारतूस प्रयोग हो रहे हैं तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी से चिकनी की गई है, मतलब गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाई गई थी कारतूसों के खोल के ऊपर। तो ये बताइए कहाँ पर इनको पता लगा था, तो ये बैरकपुर में पता लगा था। ये सब मैंने बता दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रतिबद्ध की गई थी, तो ये 1856, यानी कि भारत में एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये सेना में 1856। आगे देखिए, कारतूसों का कहाँ निर्माण होता था, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये मैंने बता दिया ना, 1857 की क्रांति में जो बंदूकों में कारतूस पड़ते थे तो वो कारतूस बनते थे कहाँ पर, K4 कलकत्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण होता था, तो कलकत्ता ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है ना, से याद रखेंगे। आगे देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद
को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि 1857 की बात हो रही है, तो उस टाइम यही गवर्नर जनरल था, तो इसी का नाम याद रखना। आगे देखिए, जब 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो 1856 में की गई थी, ये बता दिया, दिसंबर 1856। ये क्वेश्चन एकदम डीप लेवल के हैं और कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एकदम डीप लेवल के, यूपीएससी पीसीएस लेवल के हैं, तो ध्यान से देखना इनको। आगे देखिए, मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी, तो ये बैरकपुर के सिपाही थे, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए। मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े हुए थे, तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। ये सब बता दिया है। आगे देखिए, मंगल पांडे कौन था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दमदम, ठीक है, दमदम में पदस्थित या फिर दमदम में पदार्पित कंपनी की सेना का एक ब्राह्मण सिपाही था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि मंगल पांडे था कौन, तो ये ब्राह्मण सिपाही था। ऑप्शन में सिर्फ ब्राह्मण सिपाही लिखा मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, तो ये मैंने बता दिया है, यहाँ पर लगा हुआ है स्टार, और ये मंगल पांडे था 34वीं एनफील्ड राइफल, तो ये 34वीं ऑप्शन में वो कहीं है नहीं, इस वजह से यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये मैंने बता दिया है। मंगल पांडे सिपाही था, तो ये 34वीं एनफील्ड राइफल का है, या फिर आप ऐसे याद रख लो, 34वीं बटालियन का ये सिपाही था मंगल पांडे, और यहाँ 34 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। आगे देखिए, नाना साहब का चीफ इन कमांडर कौन था, ये बता दिया था, तात्या टोपे। नेक्स्ट देखिए, बैरकपुर के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रसिद्ध एक सेकंड रुको, यहाँ पर लिखा है बैरकपुर के विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध था, तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था, तो बताइए, ये थे हैसले। ठीक फ्रेंड्स, तो ब्रेक के बाद स्वागत है। कोई आ गया था, डोर बेल बजा रहा था, तो यहाँ थे ना। तो यहाँ देखिए, 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर चीफ ऑफिसर था, तो ये था हरसे। ठीक है, हरसे, बट कई जगह ये आपको हैसले भी लिखा मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हैरसे। ठीक है, और ये कई जगह आपको हैसले भी लिखा मिलेगा। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, तो ये हैरसे को ही इनको उड़ा दिया था आई थिंक इन्होंने। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है। ठीक है, हैरिये से, यहाँ पर हैरिये से लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा, हिंदी में ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, 1857 में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी, तो ये बता दिया, बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों को 1857 के विद्रोह के आरंभ से सही क्रम में लगाइए, तो बताइए, सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहले विद्रोह भड़का था लखनऊ में, फिर उसके बाद कानपुर पहुंचा था, फिर उसके बाद इलाहाबाद। और एक बात याद रखना, अगर इनमें तो कुछ भी ना पता होना, तो इतना याद रखना, जो ये इलाहाबाद है, तो यहाँ पर विद्रोह सबसे लास्ट में पहुंचा था, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में लगाना है, तो चलिए देखते हैं। तो कालानुक्रम में लगा देती है। तो देखिए, सबसे पहले कानपुर पर अधिकार किया गया था, मतलब अंग्रेज़ों की बात हो रही है, तो अंग्रेज़ सबसे पहले कानपुर पर अधिकार किया था, उसके बाद हड़ा मेरठ पर अधिकार कर लिया था, या फिर सबसे पहले कानपुर के सिपाहियों का विद्रोह दबाया था, फिर उसके बाद मेरठ के सिपाहियों का, फिर मेरठ में हत्याकांड हुआ था, इसके बाद फिर दिल्ली की घोषणा हुई थी, यानी कि 1 4 2 3 है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना, ऐसे यूपी पीसीएस के फालतू क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या बता दिया मैंने, एक सेकंड रुको, नहीं, सबसे पहले हुआ था मेरठ हत्याकांड, यानी कि 1 4 2 3 बताया ना। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले मेरठ में हत्याकांड हुआ था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने मेरठ पर अधिकार किया था, मतलब विद्रोह को दबा दिया था, फिर उसके बाद दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर था उसको घोषणा करने के लिए मंजूर किया था, और फिर लास्ट में आएगा कानपुर पर अधिकार, यानी कि तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए, ये मैंने सब बता दिया है। अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे, तो ये नाना साहब, या फिर नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये नाना साहब के थे। और कई बार ये पूछा है ना भी, नाना साहब का चीफ इन कमांडर कौन था, तो ये था तात्या टोपे। नेक्स्ट देखिए, आत्माराम पांडुरंग किसका नाम था वास्तविक, तो ये था तात्या टोपे का, कई बार पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है,
वर्ष वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों के हाथों बंदी बनाकर या फिर पकड़वा दिया था? तो तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दे दिया था किनको? मतलब तात्या टोपे का मित्र था, तो तात्या टोपे के मित्र ने तात्या टोपे को धोखा दे दिया था और अंग्रेजों को पकड़वा दिया था तात्या टोपे को। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके मित्र ने उसको धोखा दे दिया था तथा अंग्रेजों के हाथों बंदी बनाकर मार डाला गया था। तो ये था तात्या टोपे, यानी कि तात्या टोपे सो रहे थे तो इनके दोस्त ने इनको धोखा देकर अंग्रेजों को हाथों पकड़वा दिया था। आगे देखिए, 1857 में बिहार का नेता तो ये बता दिया कुंवर सिंह था, कई बार बता दिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो जगदीशपुर ये पड़ता है बिहार में, तो जगदीशपुर यानी कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। डिफेंस ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि बिहार का नेता कौन था 1857 की क्रांति में, तो ये बताया था ना कुंवर सिंह, और ये जगदीशपुर पड़ता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। तो जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व था या फिर नेता कौन कर रहा था? तो ये थे कुंवर सिंह, ठीक है ना। या फिर ये जगदीशपुर के राजा थे, तो ये वहाँ से जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे या फिर वहाँ से खड़े हुए थे। आगे चलिए, कुंवर सिंह 1857, तो ये बिहार के थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे चलिए, निम्नलिखित स्थानों को पढ़ें और उनके विद्रोह के आरंभ को पढ़ें और इनको सही क्रम में लगाना है। तो मैंने बताया ना, इलाहाबाद में सबसे लास्ट में पहुंचा था, तो ये तीसरा देख लो सबसे लास्ट में कहाँ पर है, तो यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये दो तो कट गए। अब देखते हैं, फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले पहुंचा था मेरठ में, यानी कि 4, फिर लखनऊ में पहुंचा था विद्रोह, यानी कि 2, और फिर कानपुर, और फिर लास्ट में 3, यानी कि 42 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। इतनी बात रखना, मेरठ से शुरू हुआ था और कानपुर में सबसे, क्या कहते हैं, इलाहाबाद में सबसे लास्ट में पहुंचा था। मेरठ के बाद गए थे कानपुर, फिर कहाँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, मेरठ में पहुंचा था सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद में सबसे लास्ट। आगे देखिए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्न घटनाओं को, इनको सही क्रम में लगाना है। तो मैंने बता दिया ना, ये इलाहाबाद सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरठ का विद्रोह हुआ था, फिर लखनऊ गए थे, यानी कि 1 2, फिर तीसरा आएगा, फिर 4, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी मुझे सही सम्मिलित लग रहे हैं। एक सेकंड रुको, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। आगे चलते हैं, बरेली, ठीक है। बरेली से सैनिकों का विद्रोह किसने किया था? तो ये बता दिया था, मौलवी अहमदुल्ला खान ने। आगे चलिए, बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो ये बता दिया, कुंवर सिंह ने, कई बार बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार, ठीक है, तो बिहार का नाम आ रहा है, तो बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ऐसे याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में बिहार का केंद्र कौन सा था 1857 की क्रांति का? तो ये था जगदीशपुर, और यहीं के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा तो ये थे कुंवर सिंह, कई बार बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, तो ये बिहार से किया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए, नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, कई बार बता दिया। आगे चलिए, नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये सही है। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, तो ये सही है। तो यहाँ गलत बताना था, ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि नाना साहब फांसी पर नहीं चढ़ाए गए थे, क्योंकि ये बच गए थे। और कहाँ पर चले गए थे? तो ये शायद नेपाल की तरफ चले गए थे। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विद्रोह जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यही थे, ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट देखिए, अहमदुल्ला अहमदुल्ला फैजाबादी 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो इन्होंने फैजाबाद में सरकार बनाई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फैजाबाद, और आज का अयोध्या। तो 50,000 रुपये का इनाम किसके ऊपर रखा था इन्होंने? तो इन्होंने रखा था फैजाबाद के मौलवी महमदुल्ला के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। ये उस टाइम खतरनाक था बंदा, ठीक है, याद रखेंगे। तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था?
तो ये 4 जून 1857 को। और बेगम हजरत महल ने यहाँ से लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल, ये कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किसे महक परी की पदवी दी थी या फिर कहा था। तो ये बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी थी या फिर निकनेम दिया था इनको। ठिकाने से याद रखना। और कई जगह ये बेगम हजरत महल लिखा नहीं मिलेगा, ऐसे पूछ लेगा कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो ये महक परी लिखा मिलेगा। तो ये इनका निकनेम था या फिर इनको पदवी दी गई थी या फिर उपाधि दी गई थी। आप कैसे भी याद कर लो, बस याद करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये IAS पुरी में पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। नाना साहब ने कानपुर से किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी से, तात्या टोपे ने मध्य भारत से और कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो यही गलत है। ठीक है, आगे देखिए ये यहाँ व्याख्या देख लो। ये व्याख्या किसने टाइप कर दी। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, कई बार बता दिया, नाना साहब ने। यहाँ देखिए मिलान करना, तो चलिए देखते हैं। तो नाना साहब ने किया था कानपुर से, यानी कि दूसरा। नवाब अहमद अली खान ने कहाँ से किया था, तो नवाब अहमद अली खान ने किया था दिल्ली से, यानी कि पहला। मौलवी अहमदुल्ला, तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था लखनऊ से। और राम दीवान ने, मनी राम दीवान ने, तो इन्होंने किया था असम से, यानी कि 2134। तो ये देखिए 2134 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सब कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आप मौलवी अहमदुल्ला को फैजाबाद से बता रहे थे, तो इन्होंने फैजाबाद से भी किया था। ठीक है, तो इन्होंने फैजाबाद से भी किया था, लेकिन लखनऊ में भी गए थे ये। अगर यहाँ पर बेगम हजरत महल होता तो हम लखनऊ से कनेक्ट करवाते, लेकिन बेगम हजरत महल ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, आगे चलिए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ भी मिलान करना है। तो देखिए वक्त खान, ठीक है, तो ये वक्त खान ने कहाँ से किया था, तो ये किया था इन्होंने दिल्ली से, यानी कि 4 यहाँ रहा, यहाँ पे है दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था, तो इन्होंने किया था अवध से, ये देख लीजिए। और कुंवर सिंह ने किया था ये बिहार के आरा से, यानी कि तीसरा। और नाना साहब ने किया था कानपुर, यानी कि दूसरा, यानी कि 4132। याद रख लेना, ये आरा भी बिहार में पड़ता है। ठीक है साहब, अभी कभी कमेंट बॉक्स में आप ये बोलो कि कुंवर सिंह बता रहे थे आप बिहार से या फिर जगदीशपुर से, तो ये बिहार वगैरह में, ये आरा भी बिहार में ही पड़ता है। और ये मैम मौलवी अहमदुल्ला हैं, तो ये इन्होंने फैजाबाद से किया था, और क्या कहते हैं लखनऊ वगैरह से, और क्या कहते हैं अवध वगैरह से, क्योंकि उस टाइम ये सब कुछ एक में मिला हुआ था। डिपेंड्स। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है। डिपेंड 4132। आगे देखिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी, तो यानी कि 4। और तात्या टोपे नेपाल चले गए थे, ये मैंने बता दिया था ना। डिपेंड्स। तात्या टोपे नेपाल चले गए थे, यानी कि दूसरा। नाना साहब, डिपेंड, तो नाना साहब बताइए गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। एक सेकंड रुको। ठीक है, थोड़ा हम गलत जा रहे हैं यहाँ, दोबारा देखिए। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी, यानी कि 4। और तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया था और इनको फांसी दी गई थी, यानी कि 3। और नाना साहब, ठीक है, तो नाना साहब अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि नाना साहब को फांसी नहीं दी गई थी, तो यहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी, तात्या टोपे को गिरफ्तार हुआ और इनको फांसी दी गई थी, यानी कि तीसरा। और नाना साहब मैंने बताया था ना, नाना साहब नेपाल चले गए थे, यानी कि दूसरा। और बहादुर शाह जफ़र, तो इनको रंगून भेजा गया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कहानी है, तो कहानी सुन लो पहले अभी। तो दिल्ली में ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है, इसी को हिंदुस्तान के जो भी विद्रोही वगैरह थे या फिर जो विद्रोह कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, तो 1857 की क्रांति का नेता बना दिया था। ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, और कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसको साहिब बेखबर या फिर जफ़र कहा जाता था, तो इसी को बहादुर शाह को जफ़र या फिर साहिब बेखबर भी कहा जाता था। तो सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि इसको राजा बना दिया जाता है, यानी कि अपना सब कुछ करता धरता 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र को बना दिया जाता है। अब ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है, तो अंग्रेज़ दिमाग लगाते हैं कि ऐसा विद्रोह हमारे कब्जे में नहीं आएगा। तो ये 82 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, बहादुर शाह जफ़र, इसी को आगे अंग्रेज़ सबसे पहले पकड़ लेते हैं। अब वही बात है, जब राजा ही पकड़ा गया तो सेना कहाँ तक लड़ेगी, यानी कि राजा ने ही हथियार डाल दिए,
तो सेना कहाँ तक लड़ेगी। तो सेना ने भी हथियार डालने पड़े थे। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लड़ाया कि इनका जो बूढ़ा 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, क्यों ना इसको राजा बनाया गया है, तो सबसे पहले हम इसी को पकड़ लें और इसी से सरेंडर करवा लें, तो बाकी तो हम फिर विद्रोह दबा ही लेंगे। तो वही बात हुई कि, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली से अंग्रेज़ों के कौन से कैप्टन थे जिन्होंने दिल्ली में विद्रोह दबाया था। तो वो था नीलसन और हडसन। तो नीलसन और हडसन नाम के दो कैप्टन थे या फिर सिपाही थे। तो उन्होंने आके इस बहादुर शाह जफ़र को लाल किले में कर देते हैं कैद 1857 में। और जो ये हडसन होता है ना, जो दूसरा बंदा हडसन होता है अंग्रेजी कैप्टन, तो इसके साथ एक दिक्कत ये होती है, ये टूटी फूटी उर्दू बोलता है। ये टूटी फूटी उर्दू बोलता है और बहादुर शाह जफ़र को, इसकी वाइफ के साथ, और बहादुर शाह को जफ़र को और इसके दोनों बेटों को लाल किले में कैद कर देता है। और आते ही जो हडसन होता है ना, तो ये टूटी फूटी उर्दू में बहादुर शाह जफ़र को एक शायर बोलता है। तो वो बोलता है हडसन बहादुर शाह जफ़र को कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये लाइन, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू वगैरह में। तो हडसन ये टूटी फूटी उर्दू में एक शायर बोलता है बहादुर शाह जफ़र को कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, कि ये जफ़र अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर ये बहादुर शाह जो जफ़र होता है ये रिप्लाई करता है हडसन को। तो ये हडसन को रिप्लाई करता है और कहता है कि बागियों में बू रहेगी जब तक इमाम की, कि बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग माने होता है तलवार। तो बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तलवार लंदन तक चलेगी। और वो लंदन में जाके कब चलती है, तो 1940 में उधम सिंह नाम का जो बंदा होता है वो जाकर उधम सिंह मारता है किसको, जनरल डायर को, इंग्लैंड के किंग्सले पैलेस में मारने का काम करता है। तो 1857 की क्रांति में कही गई वो बात बहादुर शाह जफ़र की। तो 1940 में जाकर पंजाब का जो वीर पुत्र था उधम सिंह, तो उसने अपने पिता का बदला लिया था 1940 में जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर किंग्सले पैलेस में मारने के बाद। तो बहादुर शाह की जो 1857 में बात कही थी, तो वो बात सच होती है 1940 में। जो इन्होंने कहा था ना कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तलवार लंदन तक चलेगी। और वो लंदन में कब जाके चली, तो 1940 में, जब उधम सिंह ने मारा था किसको, जनरल डायर को। इसके ऊपर भी पूरी कहानी है उधम सिंह के ऊपर, ठीक है ना, ये बाद में सुनाऊंगा। तो हडसन बोलता कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, बहादुर शाह जफ़र से कहता है इसको कैद कर लेने के बाद। टूटी फूटी उर्दू बोलता है तो कहता है दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, कि यह जफ़र अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की। तो ये फिर रिप्लाई करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, जो हडसन और निकलसन होते हैं, तो ये बहादुर शाह जफ़र के दो लड़के होते हैं। तो इन दोनों का सर काट कर बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश किया जाता है। और जो कई बार ये पूछ लेता है बहादुर शाह जफ़र की वाइफ का नाम क्या था, तो इसका वाइफ का नाम था जिनत महल। जिनत महल इसकी वाइफ का नाम था। तो जिनत महल नहीं चाहती थी कि ये मतलब 82 साल का तो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो क्या युद्ध वगैरह करेगा। तो इसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि ये जो 82 साल का बूढ़ा मेरा हस्बैंड है, तो ये क्या युद्ध करेगा। तो ये नहीं चाहती थी कि ये युद्ध वगैरह करे। तो फिर अंग्रेज़ों ने इनको भेज दिया था। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने किसको रंगून भेज दिया था। तो ये बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था 5-6 लाख रुपए की पेंसिल देकर, डिफेंस। तो बहादुर शाह जफ़र रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। और क्या कहते हैं, फिर जब इनको रंगून भेज दिया जाता है, बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ रंगून भेज देते हैं, तो इसकी वाइफ होती है जिनत महल। तो वो एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में एक शायरी लिखती हैं। 1 मिनट बताता हूँ कोई क्या शायरी लिखी थी। तो जिनत महल अपने हस्बैंड को चिट्ठी लिखती हैं और उसमें शायर लिखा होता है कि नए कपड़े पहनकर आऊँ जाऊँ कहाँ और बाल सजाऊँ किसके लिए, कि नए कपड़े पहनकर आऊँ जाऊँ कहाँ और बाल सजाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़कर ही चला गया, अब मैं आऊँ जाऊँ किसके लिए। तो इसकी वाइफ इसको शायरी लिखती है चिट्ठी के अंदर। और कुछ समय के बाद रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने किसको रंगून भेज दिया था, तो ये भेज दिया था बहादुर शाह जफ़र को। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो रंगून में। और कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी या कि इंडिया के बाहर हुई थी, तो ये बहादुर शाह जफ़र। आई होप इसके ऊपर पूरी कहानी समझा दी है। तो अब थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। तो देखिए, समझ गए होगे कहानी। तो देखिए,
झांसी, ठीक है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल यानी कि तीसरा। कानपुर से कर रहे थे, बताइए बताइए, कानपुर से कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे अजीमुल्ला खां, ठीक है, यानी कि दूसरा। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, ठीक है, मौलवी अहमद शाह। तो ये 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। ये एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी बनते हैं। तो देखिए इनको सही क्रम में लगाना है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, मतलब वो लखनऊ में शहीद हुए थे? तो बताइए कौन कौन लखनऊ में मरा था? तो ये मरे थे जनरल नील, मेजर हॉगलॉग और ये हेनरी लॉरेंस, यानी कि 2 3 4, ठीक है। ये निकलसन वगैरह कहाँ था? तो ये दिल्ली में था, ठीक है, अभी बताया था ना ऊपर, ठीक है। तो हडसन और निकलसन थे दिल्ली में, तो बाकी ये तीनों थे, तो ये तीनों मारे गए थे लखनऊ में। तो देखिए 1857 की विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये बता दिया था शुरू में, मेरठ से शुरू हुआ था। आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये था बरेली। नेक्स्ट देखिए सन 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर। आगे चलिए प्रथम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति के उनको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए बेगम हजरत महल, तो ये लखनऊ से भी कर रही थी। और ये मौलवी अहमदुल्ला था, तो ये फैजाबाद से जुड़े हुए थे। जीनत महल, तो ये दिल्ली से, इनके ऊपर पूरी कहानी सुना दी है। और ये कुंवर सिंह, तो ये यारा बिहार से, डिफेंस। ये जीनत महल बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, तो ये दिल्ली के लाल किले में कैद थी। और वो हडसन आता है, इन दोनों मतलब जीनत महल के दोनों लड़कों का सर काट कर बहादुर शाह जफर के सामने पेश करता है वो। और फिर वो उर्दू में एक शायरी बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, कि यह जफर अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की। यानी कि वो कहता है कि हम हिंदुस्तान की जो हिम्मत है ना आज़ादी की, वो ठंडी पड़ गई है। तो फिर बहादुर शाह जफर रिप्लाई करता है कि बागियों में बू रहेगी जब तक इमाम की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी की तलवार लंदन तक चलेगी, और वो 1940 में जाके चली भी, डिफेंस। तो ये जीनत महल, तो ये इसकी वाइफ थी, और ये दिल्ली से बिलोंग करती थी। आगे चलिए 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बताइए बिहार में कौन सा भाग, तो बताइए कौन सा भाग बिहार में मतलब 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मतलब ये विद्रोह कहाँ पर बिहार में नहीं पहुँच पाया था? तो ये मुंगेर तक नहीं पहुँच पाया था। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, लेकिन नहीं हुआ था। तो कहाँ पर? तो ये मुंगेर तक नहीं पहुँच पाया था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कहीं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से अप्रभावित रहा था? तो ये था चित्तौड़, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए वीरांगना यानी कि लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर थी वाराणसी। आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये जनरल ह्यूरोज के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और ह्यूरोज के साथ ये युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी। और फिर ह्यूरोज ने एक बात कही थी कि इन क्रांतिकारियों में ये अकेली एक मर्द थी जो यहाँ पर सो रही है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बता दिया था लियाकत अली ने, कई बार बता दिया ऊपर। आगे चलिए इंडिपेंडेंट बार ऑफ, ठीक है, इंडियन फॉर बार इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, बी डी सावरकर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, बी डी सावरकर, और इनकी पुस्तक कई बार पूछी है, याद रख लेना। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये लिखिए बी डी सावरकर। आगे देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बताइए किसने कहा था? बताइए बताइए। तो ये कहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बी डी सावरकर ने कहा था, यानी कि बी डी सावरकर आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्होंने ही 1857 का जो विद्रोह था इसी को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का था, ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया था? तो ये देखिए बी डी सावरकर ने दिया। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है जाता कि 1857 की क्रांति या फिर संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, तो बी डी सावरकर ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बी डी सावरकर। आगे देखिए टिप्पण निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा से कोई लेना देना नहीं था, टिप्पण।
विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? झांसी में, कानपुर, दिल्ली, डिफेंस, आगरा वगैरह में इसकी लपट नहीं पहुंची थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये मैंने बता दिया, चर्बी के साथ बने कारतूस, डिफेंस। आगे चलिए, लॉर्ड झंडू डलहौजी के बारे में देखिए क्या कहता है। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया। और जन्म क्यों दिया था? क्योंकि इसने बहुत सारे राज हड़प लिए थे, तो चिंगारी यहीं से भड़क रही थी, तो असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसने नहीं की थी? तो बताइए। 1857 की क्रांति में जो लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से कार्य किए थे जिससे 1857 की क्रांति भड़क गई थी? तो रेल तार व्यवस्था शुरू हुई थी इसके काल में। राज हड़प नीति तो ये लेकर ही आया था। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में कहता है शैक्षणिक सुधार, तो ये झंडू बाम सुधार वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी डिपेंड, शैक्षणिक सुधार वगैरह कुछ नहीं किए थे इसने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ये मैंने बताया था ना, अंग्रेजों ने हमारे धर्म में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए डिपेंड, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक कारण यही था। आगे चलिए, 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा, यानी कि सफल क्यों नहीं हो पाया? तो ये मैंने बता दिया था ना शुरू में, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब इनमें मतलब कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, मतलब जो थोड़ा दिमाग लगाए और इनको मोटिवेट करता रहे। और इसमें मतलब अभाव की कमी थी, मोटिवेशनल नहीं मिल रहा था इनको। तो वही बात है, किसी सामान्य योजना की कमी, मतलब इनके पास कोई प्लान नहीं था, योजना नहीं थी। और केंद्रीय संगठन की कमी, डिपेंड्स, मतलब इनका कोई नेता वगैरह ढंग का नहीं था। अगर कोई केंद्र में इनका बढ़िया नेता होता, तो मेरे हिसाब से अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता ना तात्या टोपे, अगर तात्या टोपे को ये राजा वगैरह बना देते, या फिर अपना कप्तान वगैरह, या फिर कुछ भी बना देते, तो उस टाइम रिजल्ट 1857 की क्रांति का कुछ और ही होता। लेकिन इन्होंने चुना था किसको? 82 साल के बूढ़े व्यक्ति बहादुर शाह जफर को। और वहीं से कहानी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर मेरे अकॉर्डिंग 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता तात्या टोपे, तो कहानी कुछ और होती उस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि तात्या टोपे इतना खतरनाक था, अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आ रहा था। आगे चलिए, 1857 की क्रांति का सामान्य कारण क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक कारण, ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष। तो ये सारे के सारे कारण थे, उपरोक्त सभी डिपेंड्स। आगे चलिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे क्रांतिकारी, क्या बोल दिया? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया आई थी, तो उसने घोषणा की थी। तो 1858 में साम्राज्य की घोषणा ने, डिपेंड्स, मतलब अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की पुनः घोषणा महारानी विक्टोरिया ने 1858 में की थी, ऐसे याद रख लेना। आगे चलिए, साम्राज्य विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सारी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, मतलब विश्वास दिया था। तो इन आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो बताइए किसको पूरा किया था? तो ये देखिए, 1858 में महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि जो झंडू बाम डलहौजी मतलब राज्य हड़पने की नीति वगैरह चला रखी थी, तो उसको समाप्त कर दिया था। ये देखिए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, इनमें से कौन सा एक परिवर्तन नहीं था? तो ये देखिए, मुसलमानों के प्रति सरकार की उदारता दिखाई, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी देखिए क्या क्या परिवर्तन किए थे। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, मतलब राज हड़प नीति त्याग दी गई थी। सेना का पुनर्गठन किया गया तथा भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। मतलब पहले जो सेना वगैरह में इंडियन सैनिक भी भर्ती होते थे अंग्रेजी सेना में, लेकिन अंग्रेज सतर्क हो गए थे कि ये सारे विद्रोह कर देंगे दोबारा, डिफेंस, तो ये विद्रोह ना भड़का पाएँ। तो इसी वजह से अंग्रेजी सैनिकों को और बढ़ा दिया गया था, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोल्जर। आगे चलिए, ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के साथ ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ में शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी, तो ये भी सही है। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी चला रहे थे अंग्रेज, तो उसका शासन व्यवस्था भी विक्टोरिया रानी के अंडर आ गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, क्यों? उन्होंने मुसलमानों के प्रति सरकार में उदारता नहीं दिखाई थी। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नांकित से की जाने लगी। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जिन जिन क्षेत्रों से
जो मतलब विद्रोह कर रहे थे लोग, तो वहाँ से अंग्रेज़ों ने भर्ती करना बंद कर दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से भर्ती किए जा रहे थे। तो भर्ती किए जाते थे उत्तर प्रदेश में गोरखा, सिख और पंजाबी। डिफेंस उत्तर में गोरखा मतलब गोरखा वगैरह भर्ती किए जाते थे, सिख भर्ती किए जा रहे थे और पंजाबी भर्ती किए जा रहे थे अंग्रेजी सेना में। बाकी क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि बाकी क्षेत्रों से ये इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो ये था दूरदर्श क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा गया। तो देखिए डिफेंस यहाँ थे ना, 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में से सबसे गंभीर कारण क्या था? तो सबसे ज़्यादा जो सिपाही वगैरह रूठे हुए थे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति वगैरह हुई तो इंडियन जो सैनिक वगैरह थे तो इनको बहुत ही दूर दूर इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। तो वही बात से मतलब ये इनके इनके मन में असंतोष का सबसे गंभीर कारण यही था। तो यहाँ देखिए, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा गया था। जो इंडियन सैनिक वगैरह थे तो इनकी ट्रांसफ़र मतलब इनकी ड्यूटी बहुत दूर दूर इलाकों में लगा दी जाती थी, क्योंकि अगर ये पास वगैरह में रहते तो ये भी विद्रोह में भाग ले लेते। तो इसी वजह से इनको बहुत ही दूर दूर ड्यूटी पर लगा दिया गया था। इसी वजह से ये थोड़े दुखी थे। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यूपी यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, तो ये गलत है। यूपी से भर्ती बंद हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना का कौन सा विषय सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के आरंभ से पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कारण नहीं था? तो ये हो जाएगा गैर सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है यहाँ से। तो बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। मतलब यहाँ पर भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कारण क्या नहीं था? तो जो सेना के जो गैर ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मण वगैरह लोग नहीं थे, मतलब गैर ब्राह्मण, तो कोई पंडित जी वगैरह नहीं थे, तो उनकी नियुक्ति रसोई में कर दी गई थी। तो इसका भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कोई कारण नहीं था। मतलब सेना में जो गैर ब्राह्मण लोग थे तो उनको रसोई में भी खाना बनाना वगैरह पर लगा रखा था अंग्रेज़ों ने। आगे देखिए, 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में जो अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना का अनुपात बताना है। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो लगभग 4 लाख अंग्रेजों के सैनिक थे और 4 लाख में से 2,65,900 कुछ सैनिक थे अपने इंडियन। तो ये देखिए, यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो ब्रिटिश का अनुपात था 1 और भारतीय अनुपात था 5, यानी कि 1:5 रेशो में थे। याद रख लेना फ्रेंड्स, ये 2,65,900 सैनिक अपने थे लगभग 4 लाख में से। तो यहाँ पर अनुपात में बताना था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो बताइए कौन सा परिणाम नहीं था यहाँ पर? तो देखिए, इधर आते हैं। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। फ्रेंड्स, तो यही कारण नहीं था। मतलब इसके 1857 की क्रांति के कारण ईसाई धर्म का प्रसार वगैरह नहीं हो पाया था इतनी आसानी से। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित 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 नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राजाओं के प्रति अपनाई थी? तो अंग्रेजी ने देसी राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो देखिए, भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखना, मतलब अब तुम्हारे राज हड़पेंगे नहीं, ये नीति अपनाई थी। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। डिपेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा था डिजराइली। नेक्स्ट देखिए, इस निष्कर्ष से बच इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि यथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वह पहला भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 ईस्वी में बिल बिलप बिलप को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना? सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति या फिर 1857 का
स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था, तो वो था आरसी मजूमदार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नाम। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था, तो बताइए कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था। ये देखिए शायद ये हो जाएगा भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना इन्होंने आरंभ कर, जो पहले आरंभ कर रखा था ना, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के धर्म और उनकी प्रथाओं में दखल देना बंद कर दिया था। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया था, तो अंग्रेजों ने भारत का जो धार्मिक प्रथाएं वगैरह थी तो इनमें इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आगे चलिए 1857 के विद्रोह को दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, तो देसी रियासतें वगैरह थी तो इनको हड़पना या फिर इनमें हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि 1858 में घोषणा पत्र आया था ना महारानी विक्टोरिया का, उसने सब कुछ चेंज करा दिया था। आगे चलिए 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, तो उधम सिंह का कोई लेना देना नहीं था 1857 की क्रांति से। और इस उधम सिंह की कहानी हम पढ़ेंगे जब 1919 में होएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिए नीचे दिए गए वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर बताना है, सही उत्तर का चयन करना। तो चलिए देखिए क्या कहता है। फ्रेंड्स पहला देखिए क्या कहता है, प्रारंभिक विजय के बावजूद भी सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो पाई। मतलब 1857 की क्रांति की बात हो रही है, मतलब प्रारंभिक विजय के बावजूद भी सिपाही थे तो वो विदेशी राज्य के विद्रोह को कुचलने में या फिर सफल नहीं हो पाए थे। क्यों, तो उसका देखिए क्या कारण बताया गया यहाँ पर। उदयमान मध्यम वर्ग ने राजा का पक्ष लिया था, तो ये सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, तो ये देखिए ए आर दोनों सही है, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुरू में विद्रोह हुआ था ना 1857 का, वो पूरा सफल था और वो सफल तक लास्ट तब भी रहता, क्योंकि जो मध्य वर्ग था ना, जो जमींदार वगैरह थे, जो पढ़े लिखे युवा थे उस टाइम भारत के, तो वो सब अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। और कुछ राजा वगैरह थे तो वो भी अंग्रेज़ों का पक्ष कर रहे थे। जैसे कि हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है जींद ज़िला, तो जींद ज़िले का राजा और क्या कहते हैं राजस्थान के कुछ राजा वगैरह थे और पंजाब का पटियाला का राजा, ये सब अंग्रेज़ों के साथ थे। मतलब विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे ये राजा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखिए कथन कारण वाला फिर आ गया, तो चलिए देखिए कथन क्या कहता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। डिफेंस बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ देने से कतराते रहे, तो ये तो दोनों पढ़ के सही लग रहे हैं। जो मैंने बताया था ना, कुछ राजा वगैरह अंग्रेज़ों का तलवे चाट रहे थे, तो ये देखिए ये यार दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। मतलब जो 1857 की क्रांति का जो नेता था बहादुर शाह जफर, तो उनको देसी रियासत या फिर देसी शासकों का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे उस टाइम। आगे चलिए 1857 की क्रांति में भारत और अंग्रेज़ों के मध्य संबंध कटु हो गए। ठीक है ना, जो भारत और अंग्रेज़ों के बीच जो संबंध वगैरह थे तो वो कटु हो गए, यानी कि कड़वे हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई थी। तो इसका क्या कारण था, तो बताइए। क्वेश्चन ये है ना, ठीक है ना, तो ऑप्शन इधर है। तो देखिए क्या कहता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उनमें वृद्धि हुई, तो ये भी सही है। आगे देखिए उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति, यानी कि नींद फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो ये देखिए ए आर दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी करता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 15वां क्या कहता है, जब ब्रिटिश जिसमें 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो ये डिचरेली ने दी थी, ये बता दिया था। आगे देखिए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, ऑप्शन नंबर सी एसन सेन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अकल्पित था, तो ये ऐसा कहा था सुरेंद्र सेन ने।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी? तो ये बालाजी का कोई लेना देना नहीं था। 1857 की क्रांति था। आगे देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। ठीक है ना, भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था 1857 की क्रांति से। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किया था सादत खान है। ठीक है, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये किया था सादत खान है। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये माखनलाल चतुर्वेदी वगैरह का कोई लेना देना नहीं था 1857 की क्रांति से। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये मैंने बता दिया था ना, ये दिया था बख्त खां को। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ये किया था बख्त खां। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था गालिब। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आगे चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना मैंने बताया था ना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और 1857 में सबसे पहले ये दिल्ली पहुंचे थे और बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना दिया था। आगे देखिए, 1857 के 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को कब्जे में किया था। मैंने बताया था ना, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति है जो दिल्ली में राजा बना बैठा है, हिंदुस्तानी ने इसको राजा बना रखा है, तो सबसे पहले अगर हम राजा को ही पकड़ लेंगे तो फिर भी मतलब वही बात है, राजा अगर हथियार डाल देगा तो ये अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। तो वही बात है, अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सिपाही को संख्या कहाँ थी? तो सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था अवध से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये बता दिया था दीवान मनीराम दत्त। ठीक है ना, इसका नाम याद रखना, पूछ लेता कभी कभार। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो बताइए कौन सा विप्लव हुआ था? तो ये नील विद्रोह। ठीक है ना, ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, यानी कि नील उपद्रव। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो मैंने बताया था ना, जब अंग्रेजों के साथ हम 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे तो कुछ पढ़े लिखे युवा और कुछ राजा वगैरह अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो यहाँ देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। मतलब जो पढ़े लिखे युवा थे तो वो 1857 के विद्रोह से दूर ही रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर बी। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो बताइए 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार, जो जमींदार वगैरह थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और देखिए साहूकार और यहाँ पर देखिए जमींदार। ठीक है ना, यानी कि साहूकार और जमींदार वगैरह अंग्रेजों के साथ डटकर भारतीयों का मुकाबला कर रहे थे। ये दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने भाग नहीं लिया था, इंडिया वालों का साथ नहीं दिया था। आगे चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? तो मैंने बताया ना, ये ग्वालियर के जो सिंधिया के राजा वगैरह थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों के साथ देने से मना कर दिया था और सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 1857 के बाद 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों रहा था? तो ये देखिए, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया। तो ये बता दिया। ठीक है, मतलब जो भारतीय राजा थे और वो 1857 की क्रांति को विफल करना चाहते थे, तो उन्होंने भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सही है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता नहीं थी। तो ये भी सही है। जो भारतीय सिपाही वगैरह थे तो वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती थे, उनमें एकता वगैरह नहीं थी, तो वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे, तो उन्होंने भी कुछ इसको ज़्यादा समझ नहीं पाए। तो ये देखिए, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता में कमी थी। ये सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो ये भी सही है।
मतलब जो अंग्रेजी सेना थे तो वो काफ़ी A1 क्वालिटी की तकनीकी हथियार वगैरह थी और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी मिली हुई थी, तो ये तीनों के कारण सही है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबास अबवागते हिंदी भाषा डिफेंस। असबास अबवागते हिंदी भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद असबाब और अबवागते जो किताब लिखी थी तो उसका लेखक था सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेजी विद्रोह का आंदोलन था। ठीक है ना, जो 1857 के विद्रोह के बारे में जो सभी इतिहासकारों का मत है या फिर वो सारे सहमत हैं, तो वो किस कारण सहमत हैं? क्योंकि यह एक अंग्रेजी विद्रोह आंदोलन था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में मुंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए थे? मुंबई और मद्रास क्यों शामिल नहीं हुए थे इस विद्रोह में? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, वह अपेक्षित रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में मुंबई और मद्रास शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो वह अपेक्षित रूप में अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। मतलब यहाँ पर अधिग्रहण वगैरह, मतलब जो झंडू बाम डलहौजी मतलब सारे राज्यों को हड़प रहा था, तो उसने मुंबई वगैरह को नहीं हड़प पाया था, तो यही बात बताई जा रही है। और मद्रास को भी नहीं हड़पा था, तो यही बात बताई जा रही है कि वह अपेक्षित रूप से अधिग्रहण और जब्ती कर से मुक्त थे। मतलब इनको ना तो हड़पा गया था और ना पर यहाँ पर टैक्स वगैरह लगाया जा रहा था। तो इसी वजह से जो यहाँ के मुंबई और मद्रास के जो लोग थे तो वो सोच रहे थे, हमारा ना तो यहाँ पे टैक्स लगा रहा है और ना ही हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है, तो हम क्यों 1857 की क्रांति में कूदें? तो ऑप्शन नंबर ए डिफेंस, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, विद्रोह में भाग लेने वाले विधिक तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा और द्वारा एकजुट थे, तो ये सही है। इस विद्रोह का हर घर इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, तो यही गलत है। शिक्षित वर्ग मतलब अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है फ्रेंड्स, और हमें गलती बताना है। आगे चलिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत बताना है यहाँ भी। तो देखिए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, भारतीय शासकों अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे, यहाँ देखिए अधिकांश भारतीयों ने इसमें का समर्थन नहीं किया था, तो ये सही है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना गलत, तो देखिए अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, तो ये भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है ना, ये सही है। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो स्थानीय राजा वगैरह थे, देसी रियासत वगैरह, तो ये क्रांतियों का साथ नहीं दे रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राजपूत राजा निम्नलिखित राज्यों में से किसने राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोह का साथ दिया और कैप्टन मेनस के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? तो ये था अहुआ। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट नाम है अहुआ। तो मतलब ये राजपूत राजा था, तो इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना बनाई थी और अंग्रेजों के कैप्टन मेनस को हराया था, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और उसने अंग्रेजी सेनाओं को हराया, तो जो ठाकुर कौशल सिंह था तो ये कहाँ का था? तो बताइए कहाँ का था? आई थिंक ये अहुआ का ही था मेरे अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ही है, ये अहुआ का ही था। डिफेंस याद रखेंगे। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये कौन था? तो ये था अहुआ का जो ठाकुर कौशल सिंह। डिफेंस जो अंग्रेजों को हराया था, अंग्रेजी सेना को हराया था, तो वो अहुआ का राजा कुशल सिंह। डिफेंस ये कुशल सिंह, और कई जगह ये कौशल भी लिखा मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 1857 के साथ स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन सा था? तो ये शुरू में बता दिया था, कमल और रोटी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है 1857 की क्रांति का, तो ये था कमल और रोटी। ठीक है, ये मैंने शुरू में बता दिया था। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है। तो इसने
इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को प्राइमृत बना दिया। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो रानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। तो यही बात यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ईस्ट इंडीज कंपनी की जो शासन प्रणाली थी तो वो अंग्रेजों के हाथों से कहाँ चली गई थी, तो वो चली गई थी रानी विक्टोरिया के पास। संथाल विद्रोह कब हुआ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1857 की क्रांति से 1 साल पहले होता है, तो 55-56। ठीक है, ये 55-56। और ये यूपीपीसी में कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। लगभग 120 प्लस क्वेश्चन थे जो A1 क्वालिटी के डीप लेवल में पढ़ा दिए हैं। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस रखना। और कंटेंट वगैरह पसंद आता तो आप एक लाइक करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो आने वाली वीडियो होगी तो उसमें हम देखेंगे ट्रिबल सगर, यानी कि जो विद्रोह वगैरह का नेतृत्व वगैरह किसने किया था।